लीनियर प्रोग्रामिंग से स्टार्ट लिया था, ये आप स्लाइड में देख रहे होंगे। इसके लीनियर प्रोग्रामिंग के दो स्टेप्स मैंने गए थे। एक का आपने प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना है, आपके पास स्पेसिफिकेशन गिवन होगी और आपने क्या करना है, उसका एलपी मॉडल बनाना है, मैथमेटिक्स, ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट्स बिल्ड करनी है। ये अभी हमने करना है। मैंने आपको बताया था कि मैंने सीक्वेंस थोड़ी सी चेंज की है, तो स्टेप 2 पहले कर रहे हैं, स्टेप 1 बाद में करेंगे। तो ये पॉइंट तो अभी हमने इसके ऊपर, ये पूरा चैप्टर हमारा अभी रहता है। लेकिन पहला स्टेप यही है कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी और उसको आपने फॉर्मुलेट करना है। फॉर्मुलेट मीन्स उसका लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल कंस्ट्रक्ट करना है। जब ये कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, हमने एज्यूम पहले से ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड मॉडल लिया हुआ है, जब ये कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, दूसरा स्टेप है उसका, उस एलपी मॉडल का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए दो स्कीम्स होती हैं, एक है ग्राफिकल मेथड और दूसरा है अलजेब्राइक मेथड। ग्राफिकल मेथड हम कर चुके हैं पार्शली, अभी थोड़ा सा और भी इसके ऊपर डिबेट है, कुछ स्पेशल केसेस जिनको अभी हमने एड्रेस करना है, लेकिन आप कह सकते हो कि ग्राफिकल मेथड आप सीख चुके हैं। और ग्राफिकल मेथड की लिमिटेशन है कि वो 2 वेरिएबल प्रॉब्लम के लिए यूज होता है। अगर मोर देन 2 वेरिएबल्स हो तो ग्राफिकल की बजाय अलजेब्राइक मेथड ले सकते हैं। और अलजेब्राइक मेथड जरूरी नहीं है, ये 2 वेरिएबल के लिए अलजेब्राइक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बहरहाल दो मेथड्स हैं, ग्राफिकल मेथड और दूसरा अलजेब्राइक। ग्राफिकल हम सीख चुके हैं और आज हम उसी प्रॉब्लम को जो हमने लिया हुआ था अलजेब्राइक मेथड से सॉल्व करेंगे। यानी आप ये कह लें कि हमारा प्रॉब्लम, मैंने आपको एक प्रॉब्लम के लिए कहा था, इसको हम प्रोटोटाइप एग्जांपल के तौर पे लेंगे, यानी पूरे सब्जेक्ट में उस एग्जांपल को लेके जाएंगे। और मैंने आपको ये भी कहा था, इसको सीख लें, इसको वैसे याद कर लें कि इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है। और रेडीमिक्स मॉडल था, एक्सटीरियर इंटीरियर पेंट की एग्जांपल थी, और आपको याद होगा उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन था मैक्स z इक्वल टू 5x1 प्लस 4x2। मैंने आपको कहा था ये मैथमेटिक्स भी आप याद कर लेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये एग्जांपल पूरे सेमेस्टर चलनी है, तो आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसका क्या है और नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स। चलें पूछ लेते हैं, कोई स्टूडेंट बताएगा इसमें नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स कितनी है रेडीमिक्स मॉडल में, जो हमने प्रॉब्लम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया था, इंटीरियर एक्सटीरियर पेंट का 2 वेरिएबल प्रॉब्लम। 4, वेरी गुड। आपका गुड नेम? सर मोहम्मद मुर्तजा। मोहम्मद मुर्तजा। तो मुर्तजा ने बिल्कुल सही गेस किया, 4 कंस्ट्रेंट्स थी और एक। मैं ये नहीं कहता कि ये जरूरी है याद रखना, आप नाम भी रखें कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप याद रखेंगे नेक्स्ट टॉपिक इसी एग्जांपल की बेस पे मैंने उसको रिलेट करना है इसी एग्जांपल से, तो आपको ये पिक्चर क्लियर होगी, देखते ही उस प्रॉब्लम को पहचान जाएंगे तो आप ज्यादा कंफर्टेबल होंगे। तो इसलिए मेरी तरफ से रिकमेंडेशन ये है कि इस प्रॉब्लम को वैसे ही पिक्चर स्कैन करके रख लें। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था 5x1 प्लस 4x2 मैक्स जी के साथ, कंस्ट्रेंट्स की 4 थी। अच्छा, ये मैं आपको मॉडल दिखा देता हूं, ये ठहरे, ये जो स्टेप्स हैं ये हम बाद में देखेंगे, जब तक हम प्रॉब्लम कर नहीं लेते तो मैं इनके स्टेप्स को नहीं बताऊंगा अभी आप। अच्छा, ये वो मॉडल है जिसकी बात हम कर रहे हैं, और अभी मुर्तजा ने जिसके बारे में कहा 4 कंस्ट्रेंट्स। तो ये देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्स जी इक्वल टू 5x1 प्लस 4x2 और ये 4 कंस्ट्रेंट्स थी, और एक 5th इम्प्लिसिट कंस्ट्रेंट साथ हर एक की होती है। अब मुर्तजा या कोई और बताएगा इसमें ऑप्टिमल z की वैल्यू क्या हमने फाइंड आउट की थी ग्राफिकल मेथड जब अडॉप्ट किया था? सर 21 थी। 21, गुड। आपकी इसमें ऑप्टिमल वैल्यू 21 निकली थी जब हमने इसको सॉल्व कर लिया था, और ये तो था ऑप्टिमल वैल्यू। ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या था? सर 3 और 1.5। गुड, ये तो बड़ा जबरदस्त इन्होंने रेस्पॉन्स दिया, 3 और 1.5। अब वेरिएबल वाइज बताएंगे 3 क्या है और 1.5 क्या है? सर 3x1 था और 1.5x2 था। हाँ देखें, हर स्टूडेंट का ना एक इमेज बन जाता है इस लेक्चर में। मोहम्मद मुर्तजा कहा ना आपने अपना नाम? यस सर। तो एक इम्प्रेशन बन गया कि आज की क्लास में मैंने आपको यही सजेस्ट करना था कि आपको ये पिक्चर जहन में होनी चाहिए। क्यों? यही अलजेब्राइक मेथड से, सॉरी, जो हमने ग्राफिकल मेथड से ये रिजल्ट्स लिए थे, ऑप्टिमल वैल्यू क्या थी? z इक्वल टू 21
और ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या था? 3x1 इक्वल टू 3, x2 इक्वल टू 1.5। हमने अलजेब्राइक मेथड से इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से यही आंसर आएगा, यानी ऑप्टिमल वैल्यू z क्या निकलेगी? 21, और ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या निकलेगा? x1 3, x2 1.5। तो पिक्चर पहले से ही आपको आंसर का पता है और हम इसके जरिए टैली करेंगे। और दूसरा ये आपको बता दूं, हम इस मेथड को ना, इस मॉडल को सिंप्लेक्स एल्गोरिथम से करेंगे। अब आपको यहां पे दो चीजें कंफ्यूज कर सकती हैं, अलजेब्राइक मेथड, सिंप्लेक्स मेथड। जरा इनको चैनलाइज कर लेते हैं। अलजेब्राइक मेथड आप कह लें जैसे ग्राफिकल मेथड था कि ग्राफ के जरिए आपने ये काम करना है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। अलजेब्राइक मेथड में अलजेब्रा के जरिए आपने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो एक मेथड है ग्राफिकल यानी ग्राफ को यूज करते हुए, और एक मेथड है अलजेब्राइक यानी अलजेब्रा को यूज करते हुए, मैट्रिसेस या इस तरह से कोई चीजों को यूज करते हुए आपने मैथमेटिकल वे से उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है। ये तो मीनिंग हो गई कि वो मेथड ग्राफिकल है, ये अलजेब्राइक है। अलजेब्राइक मेथड में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए कौन सा एल्गोरिथम यूज हुआ है उसको कहेंगे सिंप्लेक्स मेथड। यानी सिंप्लेक्स मेथड ग्राफिकल मेथड पे भी लग सकता है और सिंप्लेक्स मेथड अलजेब्राइक मेथड पे भी लग सकता है। और मैंने अभी ग्राफिकल मेथड पे सिंप्लेक्स मेथड लगाया नहीं। आप ये समझ लें कि सिंप्लेक्स मेथड उधर भी लग सकता था। आप जब ग्राफिकल मेथड में 6 पॉइंट्स आए थे, आई थिंक कॉर्नर पॉइंट्स, हम 6 के 6 एक्सप्लोर करके आंसर दे रहे हो, इट मींस हम सिंप्लेक्स मेथड नहीं यूज कर रहे, हम अभी भी ऑल कॉर्नर पॉइंट्स को लेके उसमें से बेस्ट जी वाला सॉल्यूशन निकालते हैं। अगर हम सिंप्लेक्स मेथड को यूज करें तो वो ओरिजिन से शुरू होगा, कॉर्नर पॉइंट से। दो डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन इधर से जाएगी, एक डायरेक्शन इधर से जाएगी। जहां जिस डिस्टेंस पे जल्दी आपका वो ऑप्टिमल पॉइंट आ जाएगा वहीं पे स्टॉप कर दें। आपको याद होगा वो कॉर्नर पॉइंट अगर राइट साइड पे जाए तो 2 स्टेप में वो आप उस पॉइंट तक पहुंच जाते थे। ओरिजिन के बाद एक राइट साइड पे 1, फिर 2, तो सेकंड पे वो आपको ऑप्टिमम, और यही स्टॉप कर जाती हो। सिंप्लेक्स मेथड ये कह रहे हैं। और अगर दूसरा उसका वे ये था, अगर लेफ्ट साइड पे जाते हो तो वो पॉइंट बनता है 1 2 3, उसकी 3 अटेम्प्ट्स में वो पॉइंट तक आप रीच करते हो। और राइट साइड से जाओ तो 2 अटेम्प्ट्स में आप उस पॉइंट को रीच करते हो। तो सिंप्लेक्स मेथड अगर ग्राफिकल मेथड पे लगाएं, ग्राफिकल मेथड वो शॉर्टेस्ट पाथ आपको देता है उस पॉइंट को फाइंड आउट करना। तो सिंप्लेक्स मेथड असल में एल्गोरिथम है। वो एल्गोरिथम ग्राफिकल में ग्राफ जब आप प्लॉट कर लें उधर भी लगाएं, आप उस पॉइंट को बजाय 6 पॉइंट्स को एक्सप्लोर करने के 2 अटेम्प्ट्स में 2 पॉइंट को एक्सप्लोर करके भी आप आंसर दे सकते हो। ये सिंप्लेक्स मेथड की वजह से आप ऐसा कर सकते हो। मैंने अभी ग्राफिकल मेथड पे लोग सिंप्लेक्स मेथड नॉर्मली लगाया जा सकता है। मैं आपको किसी लेवल पे जब आप थोड़ा सा ये चीजें लीनियर प्रोग्रामिंग से फेमिलियर हो जाओगे तो मैं ग्राफिकल मेथड पे भी बताऊंगा आपको कैसे सिंप्लेक्स मेथड लगता है। तो कहने का मतलब है ग्राफिकल मेथड एक मेथड है ग्राफ को यूज करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करना। सिंप्लेक्स एल्गोरिथम वो एक एल्गोरिथम है, उसको मेथड भी बाज दफा कह देते हैं सिंप्लेक्स मेथड। तो सिंप्लेक्स मेथड ग्राफ के जरिए अगर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसको सिंप्लेक्स वे से भी सॉल्व कर सकते हो उस एल्गोरिथम को यूज करते हुए। और अलजेब्राइक मींस अगर आप मैथमेटिकल कोई टेबल फॉर्म में उसको सॉल्व कर रहे हो उसके ऊपर भी सिंप्लेक्स मेथड लगता है। तो हमने टेक्निक तो 2 रख दी, ग्राफिकल मेथड, अलजेब्राइक, सिंप्लेक्स दोनों पे लगता है। तो मैं उस पे अभी सिंप्लेक्स नहीं लगाया, अलजेब्राइक स्कीम के जरिए जब सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे हमने सिंप्लेक्स मेथड को सीखना है, सिंप्लेक्स एल्गोरिथम। तो आज का टॉपिक ये है कि एक तो आपने प्रॉब्लम को अलजेब्राइक वे में सॉल्व करना है, ग्राफ से नहीं अलजेब्राइक वे से, और दूसरा उसमें एल्गोरिथम कौन सा अडॉप्ट करना है, वो करना है सिंप्लेक्स मेथड। आई थिंक अब कंफ्यूजन दूर हो जानी चाहिए। अलजेब्राइक तो एक स्कीम है लेकिन उसमें एल्गोरिथम जो यूज करेंगे वो सिंप्लेक्स मेथड है या सिंप्लेक्स एल्गोरिथम कह सकते हैं। आई थिंक ये डाउट क्लियर हो गया या नहीं, बताइएगा प्लीज। जी यस सर, क्लियर है सर। नेक्स्ट अब हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व के लिए स्टेप्स हैं,
तो अगर आप देखें, मैं इन स्टेप्स को अभी ये बता दूं कि ये जो सिंप्लेक्स मेथड है, ये जो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने लगा हूं, इसको 2 लेक्चर्स चाहिए कंप्लीट होने के लिए। तो आज के लेक्चर में हम इसका हाफ प्रॉब्लम को फर्स्ट स्टेप या 2 स्टेप तक हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 स्टेप्स हैं इस एल्गोरिथम के। तो माइंड में रखें, आज ये प्रॉब्लम एक लेक्चर में होने वाला नहीं है। ये सिंप्लेक्स मेथड जब आपको सिखाना है तो उसके लिए 2 लेक्चर्स रिक्वायर्ड है। और माइंड में रखें, सिंप्लेक्स मेथड, पूरा सब्जेक्ट आपका सिंप्लेक्स मेथड पे बेस कर रहा है, तो आपको ये अच्छी तरह सीखना है। आज का वीडियो लेक्चर्स, ये लेक्चर रिकॉर्डिंग, ये भी, और यूट्यूब पे भी लेक्चर पड़ा हुआ है, उसको आपने अच्छी तरह सुनना है, यानी इसी वीक के अंदर उसको अंडरस्टैंड करना है। जैसे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, इसका क्विज और असाइनमेंट भी रेडी हो जाएगी। सेमेस्टर सिस्टम में एक ही मेथड है आपको सिखाने का, वो ये है, जैसे टॉपिक कंप्लीट हो उसकी एक असाइनमेंट ली जाए और असाइनमेंट के फौरन बाद एक क्विज ले लिया जाए। जिन लोगों ने खुद से असाइनमेंट की है वो आसानी से क्विज भी परफॉर्म कर लेंगे। तो मैं इसी मेथड को लेके जाऊंगा, कोशिश करूंगा बहुत आगे न चले जाए हम, और क्विज और असाइनमेंट लेट ना हो। जैसे ही एक मॉड्यूल कंप्लीट होगा, एक असाइनमेंट और क्विज। असाइनमेंट इतनी बड़ी नहीं दिया करूंगा, टोटल 2 क्वेश्चंस, 2 और 3 क्वेश्चंस हुआ करेंगे, और आपने उसको बड़े आराम से 2-3 दिन में उसको सॉल्व कर लोगे, और उसके बाद एक क्विज रख लिया करेंगे। इसको जैसे मैंने अभी कहा कि आज सिर्फ हाफ प्रॉब्लम सॉल्व होगा, जरा देखते हैं। और आज का ही लेक्चर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला स्टेप सिंप्लेक्स मेथड का क्या है, अब माइंड में रखें, सिंप्लेक्स एल्गोरिथम यूज कर रहा हूं, और जो वे है वो अलजेब्राइक वे है। डिटरमिन अ स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। आपको पहला स्टेप ये है कि आपने डिटरमिन करना है स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। दूसरा स्टेप देख लेते हैं, ये सिर्फ इसको गो थ्रू कर लेते हैं, क्योंकि अभी आपको इसकी समझ नहीं आएगी, सिर्फ गो थ्रू कर लेते हैं। प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते मैं बाद में ये स्टेप्स आपको सिखाता जाऊंगा। ऑप्टिमैलिटी कंडीशन टेस्ट लगाएंगे, ये कुछ मैक्सिमाइजेशन के लिए और है और मिनिमाइजेशन के लिए और है, जस्ट गो थ्रू करवा रहा हूं, अभी रीड करने की जरूरत नहीं, ना ही इसको सीखने की अभी जरूरत है। माइंड में रखें, सेकंड स्टेप है ऑप्टिमैलिटी कंडीशन टेस्ट। थर्ड है फिजिबिलिटी कंडीशन टेस्ट, और इसके लिए भी मैक्स और मिनिमम का अलग है। और लास्ट है कंप्यूटेशन। तो 4 स्टेप है। फर्स्ट, डिटरमिन ए स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, और आज के लेक्चर में सिर्फ एक स्टेप ही कंप्लीट हो सकेगा। सेकंड स्टेप ऑप्टिमैलिटी कंडीशन, थर्ड फिजिबिलिटी कंडीशन टेस्ट, और फोर्थ कंप्यूटेशन। बस ये एक लेआउट आपको पता चल गया। हम फर्स्ट स्टेप को आज एड्रेस करेंगे, और वो है डिटरमिन अ स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अब इसमें दो तीन चीजें सीखने वाली हैं। बेसिक का क्या मतलब है, फिजिबिलिटी की क्या मीनिंग है। स्टार्टिंग तो ऐसी है जैसे स्टार्टिंग से ये नजर आ रहा है कि ये जो मेथड है ये आइट्रेटिवली प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। आइट्रेटिवली आप समझते होंगे, पहले एक सॉल्यूशन आएगा, फिर उसी वो इनपुट बन जाएगा, उससे दूसरा आंसर, दूसरी आइट्रेशन आएगी, और दूसरी आइट्रेशन में प्रीवियस आइट्रेशन रोल प्ले कर रही है, उसी को देख के आप दूसरी आइट्रेशन ले रहे हो, और आपका थोड़ा सा जी इंप्रूव हो जाएगा, प्रॉफिट जो लेने चाह रहे हैं। आइट्रेटिवली चलेगा। जब सेकेंड आइट्रेशन आ जाएगी, थर्ड आइट्रेशन में सेकेंड आइट्रेशन को यूज करते हुए थर्ड आइट्रेशन कैलकुलेट होगी, और फिर हम देखेंगे, और ये आइट्रेटिवली चलते जाएंगे जब तक के ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं होता, और स्टॉप कर देंगे जब ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाएगा। और हम एक कंडीशन है जिससे चेक किया जा सकता है कि ऑप्टिमलिटी अचीव हो गई है या नहीं। तो ये तो स्टार्टिंग का मतलब है, जो फर्स्ट आइट्रेशन है, फर्स्ट जो सॉल्यूशन निकलेगा, तो स्टार्टिंग से तो ये पता चल रहा है ये आइट्रेटिव नेचर का है। तो फर्स्ट पहले स्टार्टिंग सॉल्यूशन लेंगे, फिर उसका नेक्स्ट आइट्रेशन, उसका इंप्रूव्ड वर्जन होगा, फिर नेक्स्ट आइट्रेशन, जब तक कि ऑप्टिमैलिटी अचीव नहीं हो जाती। बेसिक सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को कहते हैं, या बेसिक वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स को कहते हैं जिनकी वैल्यूज नॉन जीरो। मैं आपको अगर कहूं कि x1 और x2 बेसिक वेरिएबल्स हैं, तो x1 और x2 की जो वैल्यूज होंगी वो जीरोस नहीं होंगी, नॉन जीरोस होंगी। यानी 25, 30, 3, जैसे आपने कहा 3, 1.5, जीरोस नहीं होंगी। तो बेसिक वेरिएबल्स कहते हैं ऐसे वेरिएबल्स
जो कि नॉन नेगेटिव वैल्यूज के साथ। तो जाहिर है बेसिक का की ऑपोजिट फॉर्म नॉन बेसिक भी हम साथ लेके जाएंगे। तो नॉन बेसिक क्या होगी? अगर बेसिक नॉन जीरो है तो नॉन बेसिक क्या होगी? कोई बताएगा? Sir, which can be 0. डेफिनेटली जिन वेरिएबल्स की वैल्यू जीरो होगी वो आपके नॉन बेसिक वेरिएबल्स। अब बेसिक और नॉन बेसिक को सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में आपने याद रखना है। ये पूरे लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए स्टेटमेंट है कि ऐसे वेरिएबल्स बेसिक वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यूज नॉन जीरो, और आगे जाके कुछ स्पेशल केस भी आएगा, बेसिक वेरिएबल भी जीरो हो सकता है, वो स्पेशल केस में आएगा। लेकिन नॉर्मली बात वही है कि बेसिक वेरिएबल्स नॉन जीरो वैल्यूज के साथ, और नॉन बेसिक वेरिएबल जिनकी वैल्यूज जीरो। ये तो हो गया बेसिक और नॉन बेसिक। सर जी सर ये जो आपने कहा है जो बेसिक होते हैं उनकी वैल्यू नॉन जीरो होती है, तो वो नेगेटिव में भी हो सकती है? हाँ, ये दूसरी कंडीशन, अभी मैं उसके ऊपर आने लगा हूं। साथ ये फिजिबल, तो उन बेसिक वेरिएबल्स की वैल्यूज नेगेटिव हो सकती है। क्यों? नॉन जीरो कहा है तो नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन साथ ये कहा है वो फिजिबल भी हो। ये फिजिबिलिटी एक और चेक है उसके ऊपर, बेसिक के ऊपर। फिजिबल उस वेरिएबल को कहते हैं या उस सॉल्यूशन को कहते हैं जिनकी वैल्यूज पॉजिटिव हो। तो बेसिक वेरिएबल्स में अगर नेगेटिव वैल्यूज भी है तो वो बेसिक है, लेकिन साथ हमें चाहिए बेसिक भी चाहिए फिजिबल। तो फिजिबल कहते हैं पॉजिटिव वैल्यूज के साथ, यानी नॉन नेगेटिव वैल्यूज जो हैं अगर वेरिएबल्स की हैं तो ऐसे सॉल्यूशन को हम फिजिबल सॉल्यूशन कहेंगे। आप ये समझ लें, अगर वेरिएबल बेसिक सॉल्यूशन की वैल्यूज ये हैं x1 = 3, x2 = 9, फर्ज करें ये, तो ये बेसिक भी है फिजिबल भी है। और अगर वो x1 = -3, x2 = 4, तो ये बेसिक तो है लेकिन फिजिबल नहीं है क्योंकि नेगेटिव आ गया। अब क्लियर हो गया पॉइंट? यस सर। Yes, sir. और दूसरी ये बात, जो हम मेथड चूज करने लगे हैं सिंप्लेक्स एल्गोरिथम, उसमें इनफिजिबल के चांसेस मिनिमम है, आएगी नहीं, सिचुएशन ही नहीं आएगी। अगर आएगी तो मैं आपको आगे जाके एक खास सिचुएशन में वो आ सकती है वो बता दूंगा। अदरवाइज हम फिजिबल से चलेंगे स्टार्ट पे और फिजिबल पे ही एंड करेंगे। तो नेगेटिव वैल्यू समझ लें वेरिएबल्स की नहीं होंगी सिंप्लेक्स मेथड को अगर आप यूज करें। ठीक हो गया प्रॉब्लम? जी बता दिया करें साथ। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब ज़हन में रख लें, हमने स्टार्ट किससे, स्टार्टिंग पे क्या करना है? डिटरमिन अ स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो हमने स्टार्टिंग एक सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है जो बेसिक हो और फिजिबल। तो ये आज ये एक स्टेप आज के पूरे लेक्चर में चलेगा क्योंकि उसमें बहुत सी बातें बताने वाली हैं और ये स्टेप जरूर अंडरस्टैंड करना है अगर आप। और सिंप्लेक्स मेथड के बारे में मैं आपको बता दूं, ये इस सदी का लीनियर ऐसा प्रॉब्लम जो लीनियर प्रोग्रामिंग से सॉल्व हो सकता है, सिंप्लेक्स मेथड के अलावा आज तक कोई मेथड इजाद ही नहीं हुआ जो इससे बेस्ट रिजल्ट दे। ये इतना, ये एक रेवोल्यूशनरी एल्गोरिथम कह रहे हैं। ये सदियों में बहुत कम एल्गोरिथम्स आते हैं जो जब डिस्कवर हुए होते हैं और टिल डेट वो वही अपना स्टेटस बरकरार रखे हुए होते हैं। तो सिंप्लेक्स मेथड आप समझ लें कि बहुत जबरदस्त चीज है, एफिशिएंट मेथड है। और इससे अगर कोई प्रॉब्लम ऑप्टिमाइजेशन कैटेगरी का है और वो लीनियर प्रोग्रामिंग से हो सकता है तो सिंप्लेक्स मेथड से बेस्ट कोई एल्गोरिथम आज तक नहीं डिस्कवर हुआ। हाँ, सिंप्लेक्स मेथड के वेरिएंट्स आ गए हैं, लोगों ने डिफरेंट वैरायटी में इसको मॉडिफाई जरूर किया लेकिन बेस उनकी सिंप्लेक्स एल्गोरिथम ही है। जी, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये मैं स्टेप्स गुजार रहा हूँ, ये स्टेप्स पे बाद में आएंगे। ये देखें, ये स्टेप्स उस वक्त मैं एड्रेस करूंगा जब हम प्रॉब्लम को मैं आपको सिखा चुका हूँ, फिर आपको इन स्टेप्स की समझ आएगी। तो शुरू में इन पे टाइम जाया नहीं करते। ये आपका मॉडल है। फर्स्ट स्टेप है स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन डिटरमिन करना, और उसके लिए सबसे पहले इस मॉडल को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ये जो आपका मैक्स जी है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मैक्स तो एक गार्ड है, अदरवाइज ये इक्वेशन है z = 5x1 + 4x2, और ये सिर्फ गार्ड है। यानी वो क्या कहेगा, ये जो z = 5x1 + 4x2 है
जितने पॉसिबल पेयर्स हो सकते हैं x1 x2 के, वो पेयर लेना है जिसकी z मैक्स हो, अदरवाइज आपकी इक्वेशन एक ही है, ये z इक्वल टू, इसको मैक्स लिखने के साथ आपको वैसे पता होना चाहिए ये प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव का है, अदरवाइज ये आपकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा z इक्वल टू 5x1 प्लस 4x2। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को अगर मैं कहूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, उसका ये मतलब है आपने इसको इस शेप में लेके आना है कि इक्वल की राइट हैंड साइड पे जीरो आए। वो सिर्फ एक ही तौर पे पॉसिबल है कि आप ये 5x1 लेफ्ट साइड पे ले जाएं, इधर तो z है तो ये लेफ्ट साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा z माइनस 5x1, इसको भी लेफ्ट साइड पे ले जाए तो ये हो जाएगा माइनस 4x2 और माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा z माइनस 5x1 माइनस 4x2 इक्वल टू राइट साइड पे क्या रह जाएगा 0। तो सबसे पहले आपने इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो सबसे पहले आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, मींस z की राइट साइड पे जो भी वेरिएबल्स हैं उनको लेफ्ट साइड पे लेके आना है, उनके साइन चेंज करके, और राइट हैंड साइड पे 0 आ जाएगा। जरा देखें, ये आप देख रहे होंगे मैंने क्या किया, ये 5x1 को इधर ले गए, z ऑलरेडी था z माइनस 5x1, 4x1 x2 को भी उधर ले गए माइनस 4x2, राइट साइड पे क्या आ गया 0। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका ये है कि इन सब राइट हैंड साइड को इधर ले जाएं तो राइट हैंड साइड पे 0 रह जाएगा। कोई इश्यू तो नहीं यहाँ तक? सर स्टैंडर्ड फॉर्म में से लिखता क्यों है? जब हम सिंप्लेक्स मेथड की ये रिक्वायरमेंट है कि आपका प्रॉब्लम स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, फिर आपको स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिलेगा, राइट? क्लियर है सर। तो ये सिंप्लेक्स मेथड का एक स्टेप है, यानी आप ये कह सकते हो सिंप्लेक्स मेथड का स्टेप तो था स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन डिटरमिन करना, लेकिन वो डिटरमिन करने के लिए मॉडल को स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो इस फर्स्ट स्टेप का सब पार्ट आप कह सकते हो कि पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने, फिर आपको स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिल सकता है, राइट जी। अब देखें ये जो इनइक्वालिटीज हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, इनको भी लेके आना है, और स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं इन इनइक्वालिटीज को इक्वालिटीज में कन्वर्ट करना है। जाहिर है मैथमेटिक्स को यूज करते हुए आप इसको इक्वल करोगे ना, इसका वर्जन लेस देन भी है और इक्वल भी है, इक्वल तो है लेस देन भी है, तो उस सूरत में आप कोई बता सकता है अगर मैं इसको इक्वालिटी में लेके आना चाहूं क्या चेंज करूं कि ये इक्वल हो जाए? कोई आपके माइंड में जुगाड़, कोई टैक्टिक यूज करे, तो टैक्टिक्स आपके माइंड में, अभी माइंड में देखें ये लेफ्ट हैंड साइड आप ऐसे कर लें, कम भी हो सकती है इक्वल भी, हमें नहीं पता वो कम है या इक्वल है, क्योंकि जब हमें पता नहीं है, क्यों नहीं पता, x1 और x2 की वैल्यूज अभी अननोन है। अगर x1 और x2 की वैल्यूज का हमें नहीं पता तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ये इक्वल है या लेस देन, लेकिन इतना जरूर हमें पता है ये इक्वल भी हो सकती है और लेस देन, कंस्ट्रेंट यही बता रही है। तो ये साइड पे कुछ कम है, जैसे आप स्केल लेते हो स्केल, तो ये समझ लें ये चीज हैवी है ये लाइट है, तो लाइट साइड पे कुछ और चीज डाल दें तो इक्वल हो सकती है। तो इट मींस हम एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे एक वेरिएबल मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया s1। वेरिएबल क्यों लिया? मुझे पता नहीं है ये कितनी कम है या इक्वल भी है या नहीं। जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ऑप्टिमल आ जाएगा, फिर तो x1 और x2 पता होगा। जैसे आप देख सकते हो कि x1 3 है और x2 1.5 है, हमने ग्राफिकल मेथड से ये करके देख लिया था ऑप्टिमल सॉल्यूशन। वो अगर हम इसके अंदर पुट करें तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या वैल्यू है, लेकिन अभी तो हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी नहीं किया, वो तो ग्राफिकल से सॉल्व करने में पता चला था ना। तो जब अभी हमने सॉल्व नहीं किया, अभी हमें नहीं पता, तो इसलिए मैंने उसको वेरिएबल की फॉर्म में लिखा है। वो जो कुछ भी है, अगर वो x1 और x2 की वैल्यूज पुट करके लेस बनेगा, जितना लेस होगा वो s1 की वैल्यू होगी, और अगर वो लेस नहीं है इक्वल है तो s1 की वैल्यू 0 होगी। तो आई थिंक ये एक सेंसिबल अप्रोच है एक वेरिएबल लेफ्ट साइड पे ऐड करना इन लेस देन इक्वल टू इनइक्वालिटी के तौर पे। जी सेंसिबल है, कॉमन सेंस एक्सेप्ट करती है इसको? यस सर। जी अब आप माइंड में ये रखें, अगर आपकी लेस देन इक्वल एक कंस्ट्रेंट है
तो लेफ्ट साइड पे कोई वेरिएबल ऐड करके उसको इक्वल किया जा सकता है। वो अभी भी वेरिएबल है, क्यों? हमें पता नहीं है कितनी कम है। अगर तो वाकई कम है तो जितनी कम है वो S1 की वैल्यू होगी, अगर वो कम नहीं है, इक्वल है, तो वो S1 0 होगी। तो S1 0 है या कुछ और है, ये डिपेंड कर रहा है कि जब उसको प्रॉब्लम सॉल्व होगा। लेकिन अभी इस लेवल पे हमने कहा ये वो वेरिएबल है, ये इस इधर ऐड कर दे तो इसको इक्वल एज्यूम किया जा सकता है। अभी अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, अगर यहाँ ग्रेटर देन इक्वल साइन होता तो फिर कैसे इसको इक्वल बनाना? वेरिएबल दूसरी तरफ ऐड करते हैं हम। माइंड में रखिएगा, हमने ये जो सिंपलेक्स मेथड यूज करना है, इसमें राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट वैल्यू रखनी है, वेरिएबल नहीं लेके आना। फिर क्या करेंगे? सर वो नया वेरिएबल जो है वो माइनस कर देंगे। गुड। ये S1 जो हमने प्लस किया, ये माइनस S1 कर देंगे। ये भी सेंसिबल है। पता क्या, लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर है या इक्वल है हमें नहीं पता, तो हम एक वेरिएबल को माइनस कर देते हैं। वो जितनी ज्यादा होगी, फर्ज करें वो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर है, जितनी ज्यादा होगी वो अमाउंट इधर माइनस होके इक्वल हो जाएगा। और अगर वो वाकई इक्वल है तो S1 माइनस क्या होगा? 0 माइनस होगा। तो ये आप माइंड में रखें, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट है तो आपने इसको इक्वल बनाना है, माइनस वो वेरिएबल को माइनस करना है जो खुद से हमने इसके अंदर ऐड करना है। और अगर लेस देन इक्वल टू है तो ऐड करना है। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर होगी होगी सब। जी एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये जो S की वैल्यू है ये हर कंस्ट्रेंट के लिए वेरी करेगी? हाँ, क्यों? अभी हमें ये अननोन है हमारे लिए x1 और x2 अननोन है, तो ये भी अननोन है। सिर्फ ये हमने किया क्योंकि ये लेस देन है, तो हम कहेंगे इधर कुछ ऐड करें तो ये इक्वल हो सकती है। ओके सर। तो अगर ये ग्रेटर देन है तो हम कहेंगे इधर कुछ सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये इक्वल हो सकती है। वो जब अब सॉल्व हो जाएगा, x1 और x2 की वैल्यूज आ जाएगी, तो हमें परफेक्ट वे में पता भी चल जाएगा कि वाकई कितनी ऐड करके ये इक्वल हो सकती थी और कितनी सब्ट्रैक्ट करके ये इक्वल हो सकती थी। तो अभी क्योंकि पता नहीं है, लेकिन ये सेंसिबल है, ये लेस देन है, इधर एक वेरिएबल ऐड कर दें। तो दूसरी को कैसे इक्वल करें इसको बताएं। x1 plus 2x2 less than equal to 6 इक्वल करना है, क्या करें? सर x1 plus 2x2 plus s1 equal to 6। आप सर इसमें ऐड करेंगे। बाद में एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाएं, वो मिक्स अप हो जाए। p1 लिख देते हैं। उसमें x2 प्रॉब्लम देखिए वो क्यों P1 लिख दे सर। क्या p1 नहीं, मैं जरा अभी बता देता हूँ। हम S सीरीज ही लेंगे। S1 क्यों नहीं दोबारा से यूज करें? इसलिए कि साइमल्टेनियसली इसको देखना है। अगर ऊपर वाली लेफ्ट हैंड साइड 2 लेस है तो S1 2 होगा, नीचे अगर वो 4 लेस है तो उसको भी S1 लिखेंगे, तो वो कैसे एक टाइम पे इस तरह सेम रोल बिहेव करेगा? ऊपर S1 जब 2 है तो नीचे 4 कैसे होगा? तो न्यू वेरिएबल ले लें। तो ये देखें x1 प्लस 2x2 ऐड इसलिए किया लेस देन थी। आई थिंक समझ आ गई होगी आपको कि नया वेरिएबल क्यों लेने, राइट? रेस्पॉन्स दे। अच्छा, तो इसी तरह आप थर्ड को लेंगे, एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा दिया S3, ये भी लेस देन है S4। तो इसमें क्योंकि 4 की 4 कंस्ट्रेंट्स लेस देन इक्वल टू थी, 4 की 4 कंस्ट्रेंट्स को इक्वल बनाने के लिए एक एक वेरिएबल ऐड कर दिया। और अगर इनमें से कोई एक ग्रेटर देन होती, कुछ लेस देन होती, ग्रेटर देन में माइनस करना था, लेस देन में ऐड करना था, और वेरिएबल हर कंस्ट्रेंट के लिए अलग से। जी सर, ये जो आपने जो थर्ड कंस्ट्रेंट है इसमें माइनस x1 प्लस x2 है, तो आपने कहा कि जो बेसिक फिजिबल है वो या तो 0 से प्लस होता, पॉजिटिव वैल्यू होती है। इसमें x1 जो है वो तो सर नेगेटिव है। अभी बात सुने, ये x1 का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, x1 का तो पता ही नहीं है क्या है। ये x1 का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, x1 नेगेटिव नहीं है। क्लियर हुआ पॉइंट? यस सर। ठीक है, बाकी हम उस पर भी जब जहां भी डाउट हो आप जरूर क्लियर कर लीजिएगा। अच्छा, अब जी अब कितने वेरिएबल्स हो गए? पहले तो 2 वेरिएबल थे, ये आप देख सकते हैं इधर 2 वेरिएबल प्रॉब्लम था। अब 4 वेरिएबल और ऐड हो गए तो ये 6 वेरिएबल्स बन जाएंगे।
ये सारे के सारे पॉजिटिव होने चाहिए। तो आई थिंक स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत सिंपल है। मैं दोबारा से अगर देखने चाहूँ, आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई भी मॉडल हो इसी तरह लेके आनी है। ये z है, राइट हैंड साइड इन दोनों को इधर ले जाए, राइट हैंड साइड 0, कंस्ट्रेंट लेस देन है s1 ऐड कर दें, लेस देन है s2 ऐड कर दें, लेस देन है s3 ऐड कर दें, लेस देन s4 ऐड। ये दो वेरिएबल हैं, अब 4 और शामिल हो गए। तो आई थिंक स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत ही सिंपल है, किसी को कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, राइट? यस सर। अब अगले स्टेप पे चलते हैं। हमने इसको टेबल के अंदर लेके जाना है, यानी इसको ये डेटा मैट्रिक्स के अंदर लेके जाना है, इसको मैट्रिक्स बनाना है। आप मैट्रिक्स जानते होंगे, रोज और कॉलम। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो माइंड में रखें, इस सारे को अरेंज करना है। जब मैं कॉलम में लेके जा रहा हूं तो x1 कॉलम, इस पूरे डेटा का x1 ऐसे अलाइन करके लिखना है। क्यों? ये x1 कॉलम होगा और उसके डेटा क्या होगा, 6 1 -1। ये मैट्रिक्स का एक कॉलम बन सकता है और इसको हम कहेंगे x1 कॉलम। ये क्या है, x2 कॉलम और इसके डेटा क्या होगा, 4 2 1 1। ये s1 कॉलम है। s1 मीन नीचे सारे s1 होने चाहिए, अगर नहीं है तो इस s2 को आगे शिफ्ट कर दें, अलग कॉलम बनाएं। तो इसको अरेंज करके रखना है। उसकी रीजन क्या है, हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो ये देखिएगा, आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। x1 कॉलम, कॉलम वाइज इस डेटा को लिखना है। x1 कॉलम, x2 कॉलम, s1 क्योंकि एक में ही है, दूसरे में नहीं है तो नीचे मिसिंग। s2 उसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर लें, s2 कॉलम और ये ऊपर नीचे मिसिंग, इसको आगे शिफ्ट कर लें। तो आई थिंक ये क्योंकि सिंगल सिंगल कंस्ट्रेंट में है, इंडिविजुअल ये कॉलम बनेंगे। तो ये अरेंजमेंट आपको करनी होगी ताकि उसको मैट्रिक्स में ले जाने के लिए कोई गलती ना हो जाए। कोई इश्यू तो नहीं, ये जस्ट अरेंजमेंट है और कुछ भी नहीं। नो प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर, क्लियर। नो सर। अब हमने सबसे पहले अब फर्स्ट स्टेप हम अटेम्प्ट लेने लगे हैं। फर्स्ट स्टेप पता क्या है, आप मुझे ये बताएं, इस प्रॉब्लम में एक्चुअल वेरिएबल्स कौन से हैं? एक्चुअल x1 x2 x1 और x2, ये आपका मॉडल था x1 और x2। ये जो 4 वेरिएबल्स आए हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म की वजह में लाने के लिए आए हैं, अदरवाइज ये एक्चुअल वेरिएबल्स नहीं है। अब एक्चुअल वेरिएबल्स को लीनियर प्रोग्रामिंग में कहते हैं डिसीजन वेरिएबल्स। ये एक जगह नोट करके लिख लें। मैं आइंदा पूछा करूंगा डिसीजन वेरिएबल्स किसको कहेंगे, आपको बताना होगा। तो x1 और x2 जो एक्चुअल वेरिएबल्स हैं इनको कहते हैं डिसीजन वेरिएबल्स। और जो आप इक्वालिटी के लिए जो वेरिएबल्स की हेल्प ली है आपने, इनइक्वालिटीज को इक्वल बनाने के लिए, उन वेरिएबल्स को कहते हैं स्लैक वेरिएबल्स। स्लैक के स्पेलिंग सुन लें, बाज़ दफा प्रोनाउंस करने में मैं तो अपनी तरफ से ठीक कह रहा हूं लेकिन सुनने में प्रॉब्लम हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को। स्लैक SLACK नोट कर लें। ये टर्म मैं मिड में एक स्टूडेंट से पूछ रहा था, वो कुछ और ही प्रोनाउंस कर रहा था, इसलिए मैं स्पेलिंग लिखवा रहा हूं। SLACK स्लैक। अब वो कैमरा अगर मैं इधर ले आऊं तो बोर्ड पे भी लिखा जा सकता है, तो फिर अलाइनमेंट बस हम यही करते रहेंगे, कभी कैमरा उधर कभी इधर। क्लियर हो गया पॉइंट? तो इसमें ये जो 2 वेरिएबल्स हैं, ये 6 वेरिएबल्स को देखें, ये 2 वेरिएबल्स डिसीजन वेरिएबल्स और ये 4 स्लैक वेरिएबल्स। तो ये आपको चीज इनकी टर्मिनोलॉजी का क्लियर हो जाना चाहिए। जब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो जो आपके डिसीजन वेरिएबल, ये सिंपलेक्स एल्गोरिथम का स्टेप बता रहा हूं कि सिंपलेक्स एल्गोरिथम क्या कहता है। सिंपलेक्स एल्गोरिथम ये कहता है जो आपके डिसीजन वेरिएबल्स हैं शुरू में उनको नॉन बेसिक बना लें। अब नॉन बेसिक मैं आपको बता चुका हूं, कोई बताएगा कि मेरी स्टेटमेंट नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव वैल्यूज को नेगेटिव नॉन वैल्यूज नहीं, अभी भी आप नॉन बेसिक वेरिएबल्स और जीरो वैल्यूज। नॉन बेसिक वेरिएबल्स आर नेगेटिव वैल्यूज। नहीं सॉरी, फिर आप गलत कर रहे हैं। मैं नॉन बेसिक कह रहा हूं। नॉन बेसिक क्या होते हैं? having which can be zero sir, zero Having zero values, containing zero values। zero values। इसका मतलब है सिंपलेक्स मेथड
ये उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आप डिसीजन वेरिएबल्स को स्टार्ट के ऊपर, जब आपने स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना है तो उनको नॉन बेसिक एज्यूम करना है। मींस 0 0, यानी x1 0 x2 0। ये चीज क्लियर होगी? हमेशा ऑलवेज जब भी आपने प्रॉब्लम सॉल्व करने, आपके सामने मॉडल होगा और आपको पता होगा कि आपके एक्चुअल वेरिएबल्स, डिसीजन वेरिएबल्स क्या है, वो आपके नोटिस में होगा। तो स्टार्ट पे जब आपने स्टैंडर्ड फॉर्म बना ली और आपको पता है कि कौन से वेरिएबल्स डिसीजंस हैं, उन डिसीजन वेरिएबल्स को नॉन बेसिक बना देना है। और मतलब आपने एज्यूम करना है कि वो वेरिएबल 0 वैल्यूज के साथ। मसलन इसमें x1 x2 है, तो मैं कहना ये चाह रहा हूं, हम सपोज कर रहे हैं x1 = 0, x2 = 0। सिंपलेक्स कहते हैं इनको 0 कर दें, नॉन बेसिक बना रहे। मैं टर्म यूज किया करूंगा नॉन बेसिक। आपको ये याद रखना है कि जब मैं नॉन बेसिक कहूं, इट मींस वो वेरिएबल्स जो कंटेन कर रहे हैं 0 वैल्यूज। या अगर नॉन बेसिक बनाने के लिए कहा जा रहा है तो मींस आपको बाय फोर्स कहा जा रहा है कि इनको 0 एज्यूम कर रहे हैं। पॉइंट क्लियर? अगर ये 3 वेरिएबल प्रॉब्लम होता, x1 x2 x3, तो स्टार्टिंग कंडीशन यही थी कि डिसीजन वेरिएबल्स को नॉन बेसिक बनाना मीन x1 = 0 आपने सपोज करना था, x1 = 0, x2 = 0, x3 = 0। जितने डिसीजन वेरिएबल्स होंगे, पहला स्टेप ये कह रहा है कि उन सबको नॉन बेसिक बना देना, एज्यूम कर लेना। क्लियर है पॉइंट? एक्सक्यूज मी सर। जी सर, ये अभी आपने कहा था कि जो बेसिक होते हैं उसमें 0 भी पॉजिटिव इंक्लूड होते हैं, नेगेटिव इंक्लूड होते हैं। सर, नॉन बेसिक में सिर्फ पॉजिटिव क्यों है? उसमें नॉन तो बेसिक सिर्फ जीरोस, पॉजिटिव और नेगेटिव का तो भी कंसर्न ही नहीं है। एक ही फिक्स्ड वैल्यू बताई जा रही है, हैविंग 0 वैल्यूज। तो वहां नेगेटिव और पॉजिटिव एड्रेस तो नहीं हो रहा ना। ठीक देखिए, है। मैंने जब कहा है 0 वैल्यूज, नॉन बेसिक ऐसे वेरिएबल्स को कहते हैं जिनकी वैल्यू 0 हो। तो 0 तो एक सिंगल वैल्यू की बात हो रही है, यहां तो पॉजिटिव नेगेटिव एड्रेस नहीं है घर में। पॉइंट क्लियर? यस सर, थैंक यू। अच्छा, ये जब आप 0 0 एज्यूम करेंगे तो उनको आपने इस मॉडल के अंदर पुट कर देना। जब मैं इस मॉडल के अंदर पुट करूंगा तो बताएं जी क्या कैलकुलेट होगा? x1 x2 0 लिया, जी क्या आएगा? z = 0 यस z = 0। इधर देखें क्या आएगा, x1 और x2 0 पुट करें तो क्या इधर निकलेगा? S1 = S1 is 24. equal to 24. S1 = 20। आप देख सकते हो डिसीजन वेरिएबल को नॉन बेसिक बनाने के लिए आपके पास z = 0 आएगा, s1 = 24, s2 = 6, s3 = 1 और s4 = 2। ये जो 4 वेरिएबल्स हैं, ये 4 वेरिएबल्स जो इधर से हैं और उनकी वैल्यू ये आ रही है, तो ये बेसिक ना हो गए? बेसिक की डेफिनेशन क्या थी? नॉन जीरो। और अभी एक स्टूडेंट ने कहा था बेसिक में नेगेटिव और पॉजिटिव। आप सिंप्लेक्स की लेवल तक नेगेटिव को साइड पर रख दें, हम नेगेटिव को लेके नहीं चलेंगे। हाँ, बेसिक की डेफिनेशन में वो जरूर आते हैं, क्योंकि सिंप्लेक्स मेथड में गुंजाइश ही नहीं है कि ये नेगेटिव आ सके। तो इसलिए हम फॉर द टाइम बीइंग बेसिक वेरिएबल्स का पॉजिटिव वर्जन ही लेंगे और पॉजिटिव वर्जन ही चलेगा। तो नेगेटिव जरा साइड पर रख दें। फॉलो करें मेरे पॉइंट को? Yes sir. हाँ, क्यों आपके माइंड में ये चीज आए ही ना? क्यों ये सिचुएशन इधर एग्जिस्ट ही नहीं करेगी? जब एग्जिस्ट करेगी फिर हम उस पर बात कर लेंगे। तो अभी मेरी स्टेटमेंट वही है, बेसिक वेरिएबल्स में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, जीरोज नहीं। बल्कि किसी लेवल पे जीरो भी हो सकते हैं, वो भी आगे जाके हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। अभी फिलहाल नॉन जीरोज जो हैं, यही डेफिनेशन है। अब आप देखें, आपने डिसीजन वेरिएबल्स को बनाया नॉन बेसिक, तो अंदर से क्या निकला? ये जो वेरिएबल्स हैं स्लैक वेरिएबल्स, ये बेसिक वेरिएबल्स नहीं बन गए। Yes sir. अब जरा किसी को मैं इधर दिखाता हूं आपको। टू फाइंड स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, टेक decision variables x1 and x2 as non-basic variables, that is x1 = 0 and x2 = 0। वही बात जो मैंने की। Put these values in the model and we will get, जरा देखिए क्या होता है। z = 0 देख सकते हैं, s1 = 24 क्योंकि वो आपने x1 और x2 0 पुट करके ये निकाल रहे हैं हर कंस्ट्रेंट के अंदर।
तो ये आपका कौन सा है? स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, जो फर्स्ट स्टेप की रिक्वायरमेंट थी। स्टार्टिंग इसलिए कि ये पहला सॉल्यूशन आया, बेसिक सॉल्यूशन ही हमारा आंसर होता है। अब z को सॉल्यूशन का पार्ट नहीं समझना, z एक ऑप्टिमल वैल्यू है। ये जो 4 का कॉम्बिनेशन है ये आपका स्टार्टिंग, क्योंकि पहला सॉल्यूशन आया, बेसिक है क्योंकि जीरोस नहीं है, फिजिबल है क्योंकि नेगेटिव नहीं है। तो इसको हम कहेंगे ये वाला। अगर मैं आपसे कहूं स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जरा बताएं, आप कहेंगे S1 24, S2 6, S3 1, S4 2। आई थिंक समझ आ गई होगी कि स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कैसे निकालना है। आपने एज्यूम कर, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के बाद एज्यूम करना है डिसीजन वेरिएबल्स को नॉन बेसिक, और वो जीरोस पुट करेंगे मॉडल के अंदर। अंदर से जो सॉल्यूशन निकलेगा वो सॉल्यूशन हमारा होगा स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। आई थिंक समझ आ गई होगी। Yes, sir. Yes, sir. अब इसको टेबल में लेके आना है, और अभी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट नहीं हुआ, ये स्टोरी अभी फिनिश नहीं हुई, अभी बहुत सी चीजें हमें टेबल के अंदर से कुछ चीजें सीखनी है। ये वैसे मैंने लिख दिया, इनिशियली वी मेक select as basic variables having non-zero values and decision variables as non-basic variables having zero values। वही जो बात अभी हमने की थी, यानी एज्यूम किया था इनको जीरोस, ये निकल आया बेसिक। अच्छा, अब हमने इसका टेबल बनाना है, और टेबल कैसे बनाना है जरा माइंड में रखिएगा। एक रो चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए, ये z के लिए एक रो है। ये जो कंस्ट्रेंट्स है ये वाली, ये सेक्शन इक्वल के हर कंस्ट्रेंट के लेफ्ट हैंड साइड ये इस बॉक्स में आएंगे, और यहां पे वो बेसिक वेरिएबल्स आएंगे। बेसिक वेरिएबल्स कौन से हैं अभी बता सकते हैं कोई? नेम क्या है बेसिक वेरिएबल? S1, S2, S1 S2 S3। और इस कॉलम में सॉल्यूशन आना है, मगर अगर S1 इधर लिखना है तो S1 की वैल्यू उसके सामने इस कॉलम में लिखनी है। तो जरा देखते हैं कैसे प्लेस करते हैं। पहले ये देखें टोटल वेरिएबल्स क्या हैं। ये ऑल पॉसिबल वेरिएबल्स 2 और 4 स्लैग, इनको आप इधर लिख लें। जेड रो बनाने, जेड रो के ऊपर ये टाइटल समझ लें, इसका टाइटल है x1 x2 s1 s2 s3 s4। ये सॉल्यूशन कॉलम ले लें, इसको आपने बेसिक कॉलम, ऑलवेज इसी तरह चलना है। जितने टोटल वेरिएबल्स होंगे वो इधर आएंगे। पहले तो ये कि जेड रो और कंस्ट्रेंट सेक्शन बनाना है, फिर टोटल वेरिएबल इधर प्लेस करने ऑर्डर में, ये सॉल्यूशन कॉलम और ये बेसिक कॉलम। अब बेसिक वेरिएबल इधर होगा और उसकी सॉल्यूशन वैल्यू इधर होगी। तो हमारा बेसिक वेरिएबल क्या था? S1 24, ये देखिए S1 और इसकी वैल्यू 24। ये मैं टेबल के अंदर डेटा प्लेस करने की बात समझा रहा हूं आपको। इधर क्या आएगा? S2, sir. S2 और इधर आएगा 6। S3 1, S3 1, S4 2, और Z की वैल्यू क्या है? 0, तो Z इधर आएगा, सॉल्यूशन में 0। ठीक हो गया? राइट? Yes, sir. Z को पहले प्लेस करते हैं। Z को प्लेस करने के लिए देखिए ये जो कोएफिशिएंट्स है, x1 का कोएफिशिएंट क्या है? -5, x2 का कोएफिशिएंट क्या है? -4। x1 के नीचे z रो में, z रो इसलिए कह रहा हूं, नॉर्मली तो हम 0 कहते होते हैं, तो z रो अगर इसको तेजी से पढ़े 0 तो वो 0 नहीं हो जाएगा, वो 0 समझा जाएगा 0। तो z रो में मैं कह दूंगा, या मैं कहूंगा z रो, रो ROW। इधर -5 आएगा और इधर क्या आएगा? -4, sir. -4। इधर क्या आएगा? 0, sir. 0। ये क्योंकि इधर कोएफिशिएंट मौजूद है, सॉरी S1 S2 S3 S4 मौजूद है, लेकिन उनके कोएफिशिएंट जीरोस हैं, इसलिए वो इधर से इग्नोर किए गए। तो ये जीरोस। तो आपने हर Z रो जो, अब आपको याद होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों लेके आए थे, ये डेटा टेबल के अंदर प्लेस करना था। तो अब आपने सिर्फ ये करना है, x1 इसका जो कोएफिशिएंट है -5, इसका कोएफिशिएंट x2 के अंदर इधर जो मिसिंग है वो जीरोस। अब ये डेटा लिखना है 6
x1 के अंदर आएगा, 4 x2 के अंदर आएगा, s1 के अंदर क्या आएगा 1 सर। और इधर क्या आएंगे 0 0 ये देख लें 6 x1 के अंदर, 4 x2, 1 s1 और इधर क्या आएगा 1 2 1 2 इधर क्या आएगा 0 0 इधर 1 1 0 तो बिल्कुल ठीक देखें 1 2 इसके अंदर 0 इसके अंदर 1। अब आपको ये पता चल गया होगा कि ये मैंने अलाइन करके क्यों लिखे थे, ताकि डेटा ना हो जाए। ये आ जाएगा ये वाला और ये होगा -1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 और ये इधर 0 है 0 सर 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 अब मेरे ख्याल में आप जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में डेटा है उसको टेबल के अंदर आसानी से प्लेस कर लोगे। सिर्फ उसका स्ट्रक्चर क्या है, एक जेड रो बनानी है और ऑल वेरिएबल्स टॉप पे लिखने हैं, लेफ्ट कॉलम बेसिक वेरिएबल्स का, राइट कॉलम सॉल्यूशन और वैल्यूज तो उधर से देके ऐसे उनके कोएफिशिएंट्स ही प्लेस करने हैं। एक दो तीन चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब टेबल में डेटा आ जाएगा, मैं आपसे पूछूं बेसिक वेरिएबल्स कौन से बता सकते हैं? टेबल से देख के बताना है सर -5 -4 Basic जो भी variable- नॉन जीरो है। नो वेरिएबल नेम्स पूछा है। सर S1 S1 S2 S3 S1 S2 S3 S4 ये बेसिक वेरिएबल्स है। नॉन बेसिक कौन से? सर X1 X2 ये कैसे पता चला टेबल में देख के कि x1 x2? वो तो पहले बता दिया था, उसको छोड़े। इस वक्त टेबल से आपको कैसे पता चला कि ये नॉन बेसिक है x1 और x2? सर x1 x2 के नीचे जो है -5 -4 है, नेगेटिव है। नहीं अब देखें जरा सुने, मैट्रिक्स फॉर्म बना रहे हैं। बात सुने। बेसिक वेरिएबल जब आपको पता चल गए तो नॉन बेसिक वेरिएबल्स टोटल वेरिएबल्स का कॉम्प्लीमेंट ले लो। तो टोटल वेरिएबल्स कौन से हैं? ये वाले, ये नजर आ रहे हैं आपको। इसमें से ये बेसिक थे, ये निकाल दे, ये टोटल वेरिएबल से ही आपको पता चलेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, अभी फर्स्ट आइटरेशन में तो ये स्टेटस है। ये वेरिएबल तो जब आपने इसको सॉल्व करना शुरू करना है, ये वेरिएबल्स तो ऐसे ही रहेंगे, ये जगह नहीं चेंज करेंगे, जबकि इधर बेसिक और नॉन बेसिक चेंज होते रहे। तो जब बेसिक और नॉन बेसिक चेंज होते रहेंगे फिर मुश्किल हो जाएगा बताना। बेसिक तो नजर आ जाएगा ये बेसिक है, नॉन बेसिक वो जब भी आपने देखना हो तो वो टोटल वेरिएबल्स देखें। अभी कौन बताएगा कि x3 भी कोई वेरिएबल है या नहीं? टोटल वेरिएबल ही बताएंगे कि यहाँ x3 का कोई नाम ही नहीं है। कितने टोटल वेरिएबल्स हैं? यानी इस आप ये समझ लें, ये आपके टोटल वेरिएबल्स हैं। इनमें से बेसिक कौन से हैं? ये वाले, और नॉन जो रह गए वो नॉन बेसिक। तो इस वक्त करंटली ये फर्स्ट आइटरेशन है, आगे जाके सेकंड आइटरेशन इसके नीचे आनी है, उस वक्त सिचुएशन फिर इसी रूल को लेके चलूंगा। मैं कहूँ जो इधर वेरिएबल्स नजर आ रहे होंगे वो बेसिक होंगे, जो इसमें मिसिंग होंगे वो नॉन बेसिक होंगे। तो मिसिंग अभी क्या है, ये टोटल वेरिएबल्स को देख के हम देख सकते हैं ये मिसिंग है, इधर नहीं है, तो ये नॉन बेसिक। तो इस एंगल से आपने बेसिक और नॉन बेसिक का डिसाइड करना है, क्योंकि आगे जाके हमें इसी से ही इंफॉर्मेशन में चाहिए। क्लियर है पॉइंट? यस सर यस सर। अभी आपने कहा बेसिक वेरिएबल्स है S1 S2 S3 S4 और नॉन बेसिक है x1 x2। अब कंस्ट्रेंट सेक्शन में हमेशा ये चीज मेंटेन होनी चाहिए जो अभी बताने लगा हूं। ये मैंने ब्लॉक पता किस कंस्ट्रेंट सेक्शन में बनाया है। ये कौन सा सेक्शन था? कंस्ट्रेंट सेक्शन में मैंने बेसिक वेरिएबल्स जो है ना, ये मुझे इधर से नजर आए हैं, ये बेसिक वेरिएबल्स थे। तो ये जो कॉलम है बेसिक वेरिएबल्स के, उनके अंडर मैंने एक ब्लॉक बना के देखा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नजर आई मुझे। डायगोनल 1 है ना, वंस। यस हमेशा ऐसे ही होना चाहिए। अगर ऐसे नहीं है इट मींस आपने कैलकुलेशन में कोई गलती की है। ये प्रॉपर्टी लेके जानी है जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूं। देखें, आपने सिर्फ ये देखना है, ये बेसिक वेरिएबल्स हैं। तो बेसिक वेरिएबल जो कॉलम में बेसिक वेरिएबल्स हैं, उनके नीचे कंस्ट्रेंट सेक्शन में
जो डेटा नजर आ रहा है, ये मैं जो पॉइंटर के साथ बना रहा हूं, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होनी चाहिए। ये रूल जहन में रहेगा? यस सर। दूसरी बात, इन्हीं बेसिक वेरिएबल्स के जो जेड रो है, उन बेसिक वेरिएबल्स के अंडर ये क्या नजर आ रहा है? 0 0 सर। ये जीरोस होने चाहिए। ये भी कंडीशन मीट करनी चाहिए। अगर कंडीशन कैलकुलेशन में आगे मीट नहीं करेगी, इट मींस आपसे कैलकुलेशन में कोई गलती हो रही है। तो ये बात माइंड में, जहन में रख लें। मैं इसको हटा के दिखाता हूं। मेरे पास ये डेटा है, मैंने सिर्फ ये चेक करना है कि ये मुझे डेटा प्लेस करते हुए गलती तो नहीं हुई। ये बेसिक वेरिएबल्स है, मैंने इनके कॉलम को देखना है। कंस्ट्रेंट सेक्शन में आइडेंटिटी, यस, कोई गलती नहीं। फिर मैंने जी में इन्हीं वेरिएबल्स के नीचे देखने हैं, सारे जीरोस हैं, बिल्कुल ठीक है। इट मींस यहां तक ये प्रॉपर्टी मेंटेन हो रही है। बाकी कौन सा डेटा रह गया? ये नॉन बेसिक वेरिएबल्स के अंडर जी में ये क्या होना चाहिए? क्या रूल होना चाहिए आपका? नेगेटिव कोएफिशिएंट्स होना चाहिए, लोअर देन 0। नॉन जीरो बात हो रही है, जीरो और नॉन जीरो। ये देखें, जी की बात हो रही है, तो ये कौन से हैं? जीरोस, और ये कौन से हैं? नॉन जीरोस। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लेना, जीरोस और नॉन जीरोस। ये बात याद रहेगी? यस सर। सर ये तीनों कंडीशन मीट करनी चाहिए। ये कंडीशन मीट करनी चाहिए, जो अभी बता रहा हूं। क्या? दोबारा से देखते हैं। अभी तो मैंने आपको वैसे ही बताया। मैं अगर इसको चेक करना चाहूं, ये वेरिएबल्स हैं, ये बेसिक है, आइडेंटिटी, यस, गुड। इन्हीं वेरिएबल्स के अंदर जी में जीरोस, नो एरर। और इनके अलावा जो वेरिएबल्स है, ये इनका स्टेटस इस वक्त नॉन बेसिक का है, नॉन जीरोस, गुड। ये देखें, ये नॉन जीरोस उलट है। पहले बेसिक वेरिएबल, ये कोएफिशिएंट्स की बात हो रही है, सॉल्यूशन वैल्यू की बात नहीं हो रही, माइंड में रखिएगा, पॉइंट क्लियर होना चाहिए। ये देखें, ये नॉन बेसिक वेरिएबल्स है। नॉन बेसिक क्यों है? क्योंकि इनकी वैल्यू करंटली जीरो है। सॉल्यूशन वैल्यू यानी x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 0, तभी इनको नॉन बेसिक कहा है। लेकिन ये जो है नॉन जीरोस, आप कहेंगे ये तो नॉन बेसिक है, तो ये जीरोस होनी चाहिए। बे, ये इनके कोएफिशिएंट्स हैं, इनकी वैल्यूज नहीं। फॉलो किया पॉइंट को? यस सर। यस आप इसको इस तरह से कह सकते हो, ये बेसिक वेरिएबल्स हैं इसलिए कि इनकी वैल्यूज, सॉल्यूशन वैल्यूज नॉन जीरोस हैं, लेकिन z में इनके कोएफिशिएंट जीरोस हैं। ऐसे ले सकते हो। ये नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं, मींस करंटली इनकी वैल्यूज, सॉल्यूशन वैल्यूज जीरोस हैं, लेकिन कोएफिशिएंट क्या होने चाहिए z में? नॉन जीरोस। क्लियर है पॉइंट? यस सर। यस सर। एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये कंडीशन तो मीट होनी चाहिए कि बेसिक वेरिएबल्स के अंडर z रो में जीरोस ही होने चाहिए। अगर नहीं है तो एरर है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होनी चाहिए, अगर नहीं है तो एरर है। इनके लिए स्टेटमेंट डिफरेंट है। अगर ये नॉन जीरोस है तो ठीक है, इनमें से कोई अगर जीरो आ जाए तो एरर नहीं है। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई? वो एक स्पेशल केस को इंडिकेट, बहुत रेयर होता है कि ये ऐसा जीरो आ जाए। अगर वो आ जाए तो वो एरर नहीं है, बल्कि एक स्पेशल केस को इंडिकेट करेगा। वो स्पेशल केस हम ये जब सीख लेंगे सिंपलेस्ट एल्गोरिथम, स्पेशल केसेस में जाके मैं अभी मैच्योर कर रहा हूं। आपके पास बेसिक वेरिएबल्स के अंडर जो z इक्वेशन में कोएफिशिएंट्स होंगे, दे मस्ट बी जीरो। यहां तो कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन इनके बारे में नॉन जीरोस होने चाहिए, लेकिन अगर कहीं जीरो आ जाए हम उस टॉपिक को जरा साइड पर रख देते हैं। अभी सिर्फ इतना ही कहते हैं नॉन जीरोस होने चाहिए। अगर जीरो आएगा एरर नहीं लेंगे, उसको स्पेशल केस एड्रेस करेंगे, और स्पेशल केस में आपको सिखाऊंगा कि उसकी मीनिंग क्या है। लेकिन ये चीज क्लियर है, अगर यहां जीरोस ना आए एरर है, अगर यहां आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना आई एरर है। इधर नॉन जीरोस पे नो एरर, जीरो हो सकता है। क्लियर है पॉइंट? यस सर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अभी तक?
नो सर। नो सर। अब आप देखें, आज तक के लिए इतना काफी है कि आपको ये पता चल गया। हम अगर स्टार पे लूं, समझाने में तो बहुत डिटेल ली है, तो जस्ट आपने स्टार्ट कैसे लेना है ये देखिए। जल्दी से इसको गो थ्रू कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट क्या करना है? एज्यूम करना है डिसीजन वेरिएबल को 0 और डिटरमिन करना है बेसिक वेरिएबल्स। पहले ये अरेंजमेंट करके रख दी। एज्यूम किया x1 x2 को 0 और निकला क्या? बेस, स्टार्टिंग बेस से सॉल्व हो गया। अब इसको टेबल में लेके आने, जस्ट वैल्यूज को टेबल बनाएं, ऑल पॉसिबल वेरिएबल्स इधर रख दें, जो बेसिक वेरिएबल्स हैं वो इधर एक एक करके पुट कर दें, z 0 कर दें और z को इधर से z इधर प्लेस कर दें और कंस्ट्रेंट्स जो आपकी हैं उसका डेटा 1 by 1 इधर प्लेस कर दें और सिर्फ ये चेक करें ये बेसिक वेरिएबल्स हैं, इनके अंडर आइडेंटिटी मैट्रिक्स और z में जीरोस होने चाहिए। हैं? बिल्कुल ठीक है। और इसको बस एक नजर देख लें, नॉन जीरोस है, ठीक है। और अगर कहीं जीरो आएगा उसको हम देख लेंगे, उसको एरर नहीं कहेंगे, इधर एरर है। आई थिंक आज सिर्फ हमने इतना ही किया, लेकिन उसको डिटेल में बताना इसलिए जरूरी है था, याद करवाना था आपको टर्म्स। डिसीजन वेरिएबल्स क्या होते हैं, स्लैक वेरिएबल्स क्या होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं डिसीजन वेरिएबल्स क्या होते हैं, आप कह सकते हो ओरिजिनल प्रॉब्लम के जो वेरिएबल्स, जो ओरिजिनल प्रॉब्लम के वेरिएबल्स होते हैं वही डिसीजन वेरिएबल्स हैं। स्लैक वेरिएबल्स कौन से होते हैं? आप कह सकते हो जो इनइक्वालिटीज को इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए आप हेल्पिंग वेरिएबल्स लेते हो, वो आपके स्लैक वेरिएबल्स हैं। नॉन बेसिक वेरिएबल्स आप कह सकते हो ऐसे वेरिएबल्स जो कंटेन करें जीरोस। बेसिक वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स जो कंटेन करें नॉन जीरोस। फिजिबल जो आपका है, यानी ऐसा वेरिएबल जो हम कहेंगे ये फिजिबल वैल्यू है इसकी, पॉजिटिव वैल्यू को फिजिबल कहते हैं, नेगेटिव को इनफिजिबल। तो देखिए मैंने सारी समरी आपको बता दी। तो मैंने टर्म्स को आज इसलिए ज्यादा टाइम लिया, ज्यादा फोकस किया कि ये टर्म आपको याद करवाना जरूरी था। नेक्स्ट लेक्चर में मैं पूछूंगा डिसीजन वेरिएबल्स किसको कहते हैं, स्लैक वेरिएबल्स किसको कहते हैं, नॉन बेसिक का क्या मतलब है, बेसिक का क्या मतलब है। फिर एक मेथड है स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने का, फिर उसको टेबल में प्लेस करने का, और कैसे आप गेस करोगे कि आपका डेटा करेक्टली प्लेस हो चुका है। आई थिंक आज इतना ही बताया, लेकिन ज्यादा डेप्थ में इसलिए कि ये चीजें पूरे सेमेस्टर में ये सिंप्लेक्स चलना है और ये चीजें आपको फर्स्ट लेक्चर में ही मेमोराइज करवानी थी, याद करवानी थी। तो आई होप मेजॉरिटी ने ये लेक्चर अंडरस्टैंड किया होगा। यस सर। यस सर। यस सर। अब आ जाते हैं आपके 5 मिनट्स लेफ्ट। तो एक तो हम असाइनमेंट और क्विज को डिस्कस करते हैं, फिर आपकी अटेंडेंस की तरफ आते हैं। तो माइंड में रखिएगा आपकी जो लोग अभी अटेंड कर रहे हैं ये सेशन, असाइनमेंट आपकी अपलोड हो चुकी है। वेडनेसडे 17 मूडल पे जाके ड्यू डेट देख लें। डेट कभी मैं चेंज नहीं करूंगा, अगर कोई मिस कर जाएगा तो उसको एडजस्ट नहीं किया जाएगा आपकी किसी भी केस में। असाइनमेंट और एक ऐसा हमने सिस्टम बनाना है कि कोई ऐसा स्टूडेंट जो मिस यूज करे, रिलेटिव मार्किंग है, जो मार्क्स लेने वाले बच्चे हैं वो, और जो स्टूडेंट चक्कर देता है, वो दोनों कभी एक जैसे नहीं हो सकते। इसलिए आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। मैंने एक मॉनिटरिंग शीट बनाई हुई है, मैंने उन स्टूडेंट्स को मॉनिटर करना है जो मिस यूज कर रहे होंगे। नॉर्मली आपने कल्चर देखा होगा, असाइनमेंट्स में भी स्टूडेंट्स झूठ बोल के बाद में लेट सबमिट करवा लेते हैं। वो कैसे उनके साथ मिल सकते हैं जिन्होंने टाइम पे सबमिशन करवाई है। तो इसलिए माइंड में रखिए, आप भी इसको एग्री करते होंगे इस स्टेटमेंट को कि स्टूडेंट्स, हम भी स्टूडेंट रहे हैं, तो स्टूडेंट इसको रिलेटिव मार्किंग में ये नहीं होना चाहिए। एब्सोल्यूट मार्किंग में मुझे एडजस्ट करना चाहिए, लेकिन रिलेटिव मार्किंग में एक स्टूडेंट उसके साथ मिल नहीं सकता जो टाइम पे असाइनमेंट सबमिट। बाकी जो तक आप देखेंगे मेरा स्टाइल के असाइनमेंट के लिए असाइनमेंट का लोड उतना ही दूंगा जितना आप उस डिफाइंड टाइम के अंदर कर सकेंगे। ओवरलोड बिल्कुल नहीं करूंगा। जो स्टूडेंट्स काम करना चाहते हैं बड़ा रिलैक्स होके करेंगे, नो इशू। तो असाइनमेंट आपकी अपलोडेड है, उधर से डाउनलोड कर लें। और ईमेल के थ्रू मैंने बता दिया, ऐसे लोग भी जो
मूडल देखना शुरू कर दें। तो जो नहीं देखते फिर भी मैंने कहा फर्स्ट असाइनमेंट है, इनको मूडल पे भी एक ईमेल कर दूं ताकि सबको खबर हो जाए कि जी ये है ना। कुछ लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप भी प्रीवियस क्लास में बनाया हुआ था, बड़ा क्विकली उधर से भी मैं उनको मैसेज कर देता होता था कि ये असाइनमेंट आ गई, उधर भी जाके। सर असाइनमेंट हैंड रिटन करेंगे ना? असाइनमेंट हैंड रिटन करनी है, ग्राफ पेपर यूज करके करनी है। भाई देखिए उसका मकसद ही, आप घर पे हैं, कौन सी चीज ऐसी आपको रोक रही है कि जी आप हैंडमेड ना करें? मुझे ये बताएं, किसी ने कोई सॉफ्टवेयर टूल यूज किया? आप तो अभी पढ़ रहे हो, तो मेरा तो अरसा हो गया ऑपरेशन रिसर्च में अल्हम्दुलिल्लाह। आप कोई टूल यूज करोगे तो हमें पता नहीं चलेगा? इम्पॉसिबल। अगर किसी ने कोई टूल यूज करके रिजल्ट्स लिए बड़ी आसानी से, देखिए माइंड में रखें, पॉजिटिव सोचें। मेरा काम आपको सिखाना है और आपका सीखना है, तो बड़ा फ्रेंडली एनवायरनमेंट में ये काम बड़ा जबरदस्त तरीके से चलेगा। अगर आप सीख रहे हो, मैं इंजॉय करूंगा। तो अगर आप कोई टूल यूज करके अपने आप के साथ ज्यादती कर रहे हो तो उसको मॉनिटर किया जाएगा। तो अगर एक तो ये कि टूल नहीं यूज करना, एक दूसरा किसी से कॉपी नहीं लेके सबमिट करवाना। अगर किसी दो का सेम क्विज, सेम असाइनमेंट और सेम क्विज आ गया, बड़ी आराम से उसको जीरो मारो और उसकी कहीं भी कोई स्टेटमेंट वो जस्टिफाई करे कि मैं करने वाला हूं, ये मेरी कॉपी कर रहा है, दोनों को 0 मार्क्स देंगे। ये देखें, आप इस चीज से एग्री करें कि आपको, मेरा काम आपको सिखाना है। ये कंडीशंस मैं इसलिए इंपोज कर रहा हूं ताकि मेजॉरिटी काम करने पे आ जाए। आपको मार्क्स आपके 0 करके माइनस करके मुझे कोई खुशी नहीं होगी, लेकिन ये उन लोगों को जो मिस यूज करते हैं उनको ट्रैक के ऊपर लेके आना है। देखिए बाप बेटे को जो काम नहीं करता तो कान भी खींचता है, एक हाथ लगा भी देता है। तो ये जो मार्क्स डिडक्शन है ये उसको ट्रैक पे लेके आने के लिए जरूरी है। तो जो मेजॉरिटी मेरी क्लास में 15 to 20 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साथ साथ मेरे चल रहे होते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होगी इस सेमेस्टर में मैं 49 स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में, ये 48, कम से कम 40 को तो खींच लूं, काम करने पे लगा दूं। 9 उन्होंने तो पढ़ना नहीं है, तो उनको कोई बात भी अपनी सारी औलाद को पढ़ाने पे या सही काम करने पे नहीं लगा सकता। 1 2 3 4 बच्चे बिगड़े हुए होते हैं, तो फिर उसका यही हाल है। उनको हम आइडेंटिफाई करके फिल्टर करेंगे, जो नहीं पढ़ना चाह रहे वो F ग्रेड के अंदर चले जाएंगे। रियलिटी है F ग्रेड भी, ये किसने कहा है कि जब पढ़ रहे होते हैं तो सबने पास ही होना होता है? ऐसा नहीं है। हाँ, मार्किंग में आप देखोगे कोई कंजूसी नहीं मिलेगी। अगर किसी ने स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे, थोड़ा सा भी किसी को कुछ आता है तो उसको उसकी वेटेज दी जाएगी। तो कहीं स्ट्रिक्ट मार्किंग आप फेस नहीं करोगे। हाँ, कहीं किसी ने चीटिंग की, चीटिंग को एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ये जरा ज़हन में रखिएगा। तो असाइनमेंट आपकी सबमिटेड है। सर मेरी एक बात, जी जी सर जो आपने असाइनमेंट दी हैं सर, उनका मेथड तो सब सेम ही है ना, जिस तरह सर हमने पहले फर्स्ट 2 क्लासेस में हमने जो सीखा है? जी बिल्कुल, आपका डिफिकल्टी लेवल वही होगा जो क्लास में आपको करवाया गया है। ओके ओके सर। मैंने आपको क्वेश्चन खुद सॉल्व करता हूँ, चेक करता हूँ कहीं ये डिफिकल्टी लेवल तो नहीं है। ये चेक करने के बाद, खुद सॉल्व करने के बाद आपको दी गई। और क्लास के अंदर जो डिस्कशन है, आप वीडियो लेक्चर्स देख लें। एक एक पॉइंट को मैंने ज़हन में रखा है कि जो पूरे वीडियो लेक्चर्स को, जो क्लास जिसने अटेंड की है, पूरी क्लास अटेंड की है, गौर से सुना है, और जिसने नहीं गौर से सुना उसने लेक्चर गौर से यूट्यूब पे जाके सुन लिया, उनसे क्वेश्चन हो ही नहीं सकता कि वो गलत करे। डिफिकल्टी लेवल ये रखा हुआ है, और क्विज में भी डिफिकल्टी लेवल वही होगा जो मैंने क्लास में करवाया। सेमेस्टर सिस्टम में आउट क्लास, देखिए मैं अपनी परफॉर्मेंस आपको शो करूं कि जी मैं बहुत जबरदस्त पेपर बनाता हूं, इस तरह का, ये मुझे शो करने की क्या जरूरत है? मेरा पर्पस ये है, मैंने आपको एक चीज सिखाई तो एक लेवल पे आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करना, तो वो लेवल, डिफिकल्टी लेवल वो होगा। तो मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करने की टीचर कभी भी जरूरत नहीं है उसको, मुझे ना ही सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है कि क्या टीचर ने क्लास का क्वेश्चन, कुछ टीचर इंटरनेट से क्वेश्चन दे देते हैं ढूंढ के, स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं, टीचर इंजॉय कर रहा होता है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपसे मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जो मैंने आपको करवाया वो आपको आता है या नहीं, वो आपने सीख लिया है या नहीं, तो ये रिक्वायरमेंट है। अच्छा, दूसरी बात, मैंने दूसरे 2 सेक्शन से ये डिस्कस कर चुका हूँ। आप ऑनलाइन है, तीनों का मुझे अलग अलग क्विज लेना पड़ना था। तो एक क्लास का अगर क्विज हो रहा है तो दूसरी क्लास
बिजी हो गई, तो तीनों क्लास का इकट्ठा नहीं ले सकता था। तो मैंने प्रीवियस सेमेस्टर में ये एक्सरसाइज की जो अब भी कर रहा हूँ, वो थी कि तीनों क्लासेस को मैंने, जब आपकी 5 o'clock तक क्लासेस सबकी खत्म हो जाती हैं, तो मैंने 2 सेक्शन आपका W1 और W2 वो एग्री कर गए हैं। मैंने उनको कहा कि 8 PM रात के 8 बजे, तो ये टाइम डिसाइड किया। उस वक्त तीनों सेक्शंस का एक ही टाइम पे होंगे, अपने अपने मूडल को वो एक्सप्लोर करेंगे, क्विज डाउनलोड करेंगे और सॉल्व करके उधर सबमिट करवा देंगे। तो क्या आपको कोई इश्यू तो नहीं है? नो इश्यू सर। नो सर, नो इशू सर। और ये जो टाइम है ये इसलिए है कि खाना शाना भी कुछ लोग खा चुके होते हैं, अगर कोई किसी का खाने की रूटीन ऐसी है तो एक आध दिन के लिए ऐसे, क्योंकि ये ऑनलाइन 2 वीक ये होगा, बाद में जब आप आ जाएंगे आमने सामने क्विज कर लेंगे ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये जो 2 वीक है, मैं चाह रहा था कि क्विज लेट ना हो, जो चीज आपने पढ़ी साथ ही उसकी प्रैक्टिस हो जाए। तो इसलिए मुझे, अदरवाइज मैं क्विज ऑनलाइन लेने के हक में नहीं हूँ, वो ऑन कैंपस ही है। लेकिन मैं ये टाइम निकालना नहीं चाह रहा था। जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मैंने कहा ठीक है, कुछ लोग इधर उधर हमें चक्कर देके कॉपी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैंने स्ट्रिक्टली टीएस को कह दिया है कि आपने सारे क्विज़ेस को ऐसे सूंघना है, स्कैन करना है, किसी ने कॉपी तो नहीं की हुई। तो कोशिश कीजिएगा आप उन लिस्ट में ना आए। तो बल्कि मैंने, जैसे एक लाइसेंस होता है ना, कोई वायलेशन करता है तो लाइसेंस को पंच कर देते हैं कि एक वायलेशन, तो आपकी जो पूरी शीट बनाई हुई है, जो चीटिंग में पाया गया तो उस उधर भी पंचिंग स्टेटमेंट रिमार्क्स में लिख दी जाएगी, 1 सिंगल वायलेशन, 2 वायलेशन, 3 वायलेशन। 3 वायलेशन पे समझ ले फिर उसको ये आदि मुजरम है, उसके साथ क्या हुआ, रियायत नहीं होनी चाहिए। तो कोशिश करें जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं किसी को कॉपी ना दें, अपनी भी आत्मत खराब ना करें। तो अच्छा, क्विज आपका फिर थर्सडे 8 PM आज, वो बल्कि मैंने मूडल के ऊपर आपको कर दिया है, उसका टाइम वगैरह भी सेट कर दिया। जस्ट आपने थर्सडे को 8 PM पे आना है। उधर से अभी क्विज एक ब्लैंक कॉपी मैंने रखी हुई है उधर, आप अभी भी डाउनलोड करोगे तो ब्लैंक कॉपी क्विज की आएगी। 8 o'clock शार्प आप जब क्लिक करोगे वहां आपको आपका क्विज नजर आएगा, डाउनलोड करके सॉल्व करें हैंड रिटन ग्राफ के ऊपर। ये क्वेश्चन बनता नहीं है कि सर हैंड रिटन करना है या नहीं, भाई ये क्वेश्चन आपको ग्राफ का क्वेश्चन का है और आप ये पूछ रहे हैं कि जी हैंड रिटन है या नहीं। एब्सोल्युटली हैंड रिटन और ग्राफ को यूज करके करना है, उसके अलावा एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। तो खैर फिर भी आप अपनी कंफ्यूजन दूर करने के लिए पूछ सकते हैं, ऐसे साइंस क्वेश्चंस मैं लेता रहूंगा, कोई मतलब मसला नहीं है। आपके टाइम कितना होगा? हाँ, टाइम का इशू, क्योंकि मैं एक क्विज वैसे नॉर्मली 35 to 40 मिनट्स में हो जाता है, लेकिन मैं आपको 1 hour दूंगा। 1 hour 1 घंटे के अंदर आपने उसको सॉल्व करना है। और इवन 1 घंटे से भी मैंने उसका कट ऑफ टाइम थोड़ा सा ऊपर नीचे रखा हुआ है, प्लस किया हुआ है। वो आपको नहीं, 1 घंटे के बाद भी आप थोड़े से मिनट्स ऊपर रखे हुए हैं कि कोई वाइंड अप करते हुए किसी को प्रॉब्लम है तो वो सबमिट करवा। ईमेल नहीं करनी, फिर कह रहा हूँ ईमेल एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा सर क्वेश्चन एक होगा या 2 होंगे? क्वेश्चन एक ही होगा। अच्छा 20 मिनट्स हो चुके हैं, जिन स्टूडेंट्स की क्लास आगे क्लास है वो मीटिंग लीव कर सकते हैं। और स्टेटमेंट में अटेंडेंस में आपकी जूम में आपकी अटेंडेंस आ रही होगी, उधर से ले लूंगा। राइट, आपको ऑड इवन का चक्कर नहीं है, जो उधर प्रेजेंट है और जिनकी ड्यूरेशन एक सफिशिएंट ड्यूरेशन है उसको मैं प्रेजेंट करूंगा। जो 4-5 मिनट के लिए हुए हैं वो एब्सेंट होंगे। तो आप जूम से आप लीव कर जाए, और अगर कोई दूसरा स्टूडेंट मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है और उसकी क्लास नहीं है तो वो पूछ सकता है, तो मैं 1-2 मिनट इधर अवेलेबल हूँ। सर पीडीएफ फॉर्म में आपको सेंड कर देंगे ना? सॉरी पिक्चर्स सर, क्विज पीडीएफ फॉर्म में सेंड करना है या पिक्चर सेंड करनी है? आप पीडीएफ फॉर्म में सेंड करेंगे, हमारे लिए बहुत इजी होता है। पिक्चर अपलोड नहीं हो सकेगी, 2 MB की रिक्वायरमेंट है, वो इनसफिशिएंट मेमोरी इस तरह को मैसेज आ जाए। और आपने ईमेल नहीं करनी, ईमेल एक्सेप्टेबल नहीं होगी। अभी सीख लें कि आपने अपनी 3-4 पिक्चर जो 5-5 MB की होंगी और उनको एक ही फाइल के अंदर, फर्स्ट करें 3 पेज पे आपका क्वेश्चन आ रहा है तो 3 पिक्चर तो बनेगी। तो 5-5 MB की अगर पिक्चर है और मोबाइल रेजोल्यूशन अच्छी है उसकी, तो 15 MB होगा, वो तो नहीं अपलोड हो सकेगा। तो उसी का तो मेथड मैंने बताया
उसको वर्ड में जाके इंसर्ट करें और उसको सेव एज कर दें पीडीएफ, वो 1 MB में हो जाएगी, आराम से पीडीएफ अपलोड हो ठीक है सर। एक और क्वेश्चन है जी। सर, अगर असाइनमेंट्स या क्विज का हम कॉर्नर पॉइंट से ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं, अगर क्लोज रीजन है तो मैंने कहा आप कर सकते हो। ठीक है। ऑल कॉर्नर पॉसिबल पॉइंट सर, अगर क्विज में टाइम कम हो तो कॉर्नर पॉइंट से कर सकते हैं, उसके बाद वो लाइन ड्रा करने की जरूरत तो नहीं होगी? हाँ नहीं कर सकते हैं, नो Okay, प्रॉब्लम। अगर क्लोज रीजन नहीं है तो फिर आप क्लेम ही ना हो सकता, फिर जी प्लॉट करने जी पड़ेगा। ओके और टाइम काफी है, 1 आवर आप देखोगे, बल्कि शायद मैं 1 आवर 15 मिनट्स और ऐड कर दूं उसमें कट ऑफ टाइम। ओके सर। जी फिर लीव कर दूं? ओके थैंक यू। Okay, sir.